आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आशा करता हूं कि गरबा महोत्सव के बीच, त्योहारों के बीच आप जगे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। सोमवार का दिन ऐसे ही काफ़ी हेक्टिक होता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, एंगेज इंडस्ट्री है। और 2 दिन की जब छुट्टी होती है तो संजय जी से पूछ लीजिए कि क्या माहौल होता है, क्या नज़ारा होता है जी सर और जी। कैसे काम करना होता है। और नमस्कार सर। कोई नहीं सहारा होता है, क्योंकि आपकी शाखा में कस्टमरों का फूल और बहारा होता है। मतलब बहुत भीड़ होती है, इसका मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए भीड़ भाड़ होती है। और 2-3 दिन छुट्टी होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारी जो है एक साथ आ जाती है, सबको निभाना होता है। क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जो है सारा काम आज के आज करके आना होता है। और आज की ईओडी, आज की बैलेंसिंग करके आपको सारी चीज़ें करके बैंक आनी होती है। एक कुछ पार्ट जो है आप छोड़ सकते हैं, लोन वोन का कुछ चीज़ें हैं, तो बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशन रिलेटेड ख़त्म करनी होती हैं। और उसके पीछे आपकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अच्छे लाल जी, अच्छे से पहुंच रही है? ओके जी सर। सर जी, नमस्ते सर। बोला बहुत शानदार बहुत आवाज सर। बढ़िया। तो एक तो आदत रहनी है कि आप थोड़ा लेट नाइट जगने की कोशिश करिए, एग्जामिनेशन तक 2 महीना तक जागने की कोशिश करिए। क्योंकि खुद को रात भर जागने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए, अगर किसी को किसी बैंकर से मोहब्बत हो जाए, है ना। तो खुद रात भर जागने की और औरों को भी रात भर जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए, अगर किसी को एक बैंकर से मोहब्बत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भी मोहब्बत के हकदार हैं एज ए बैंकर होने के नाते। तो हमें आशा अपेक्षा रहती है कि सभी लोग हमसे मोहब्बत करें। क्योंकि ऐसे ही आप लोग एक स्ट्रेस इंडस्ट्री से आते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से आते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो तैयार हैं सब लोग? चाय पानी लेके, हमारे अच्छे लाल जी चाय पानी लेके तैयार रहते हैं। तो यस सर जी सर। तो वो उनका आरडी आरडी चल रहा है, रिकरिंग रिकरिंग क्या बोलते हैं, रिकरिंग बिल्स जो साइकिल होगा वैसे चलेगा। वॉल्यूम कम आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं, अच्छे लाल जी बता दीजिए वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दें? नहीं सर नहीं, बैलून बैलून तो सही आ रहा है सर। सही आ रहा है। अच्छा, तो उनका वॉल्यूम कम होगा, हो सकता है मोबाइल का, है ना। जी। तो वॉल्यूम अब सही आ रहा है थोड़ा, अभी सुन के बताइए, मैं सुना रहा हूँ। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? जी सर जी, आ रहे सर आ रहे। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। उधर भी ज्यादा है प्यार दिल में, उधर भी ज्यादा है प्यार दिल में, इधर भी अरमां मचल रहे हैं। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। वाह 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 करिए, कुछ करते कैसे नहीं अरे हो? लाजवाब सर, लाजवाब। जी जी, वाह 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 सर। कहने का तात्पर्य है जितनी बेसब्री आप लोग को रहती है पढ़ने के लिए ना, उतनी पढ़ाने के लिए मेरे को भी रहती है। और एनर्जी लेवल में रखता हूँ, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते यहाँ आते आते देर हो जाती है। लेकिन जो अरमा है मचलते रहते हैं, जो मैंने अभी बातें कही कि पढ़ाने के लिए मेरी नींदें उड़ जाती हैं। आप लोग जगह हैं इसलिए आपका हौसला अफजाई करता हूँ। शायद अभी नए नए होंगे तो आप लोग थोड़ा नाराज़ भी हो रहे होंगे कि लेट सेशन होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ठीक बात है। तो आपकी नाराज़गी जो है मैं सारा स्वीकार करता हूँ, और मैं मतलब सबको मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। तुम्हारी आंखों में प्यार देखूं, तुम आओ तो बहार देखूं। गुलाब कदमों में बिछ रहे हैं, चराग राहों में जल रहे हैं। मतलब वाह सर वाह गुलाब वाह। कदमों में बिछ रहे हैं, चराग राहों में जल रहे हैं। मतलब जब आप सफल हो जाओगे ना तो गुलाब बिछाए जाएंगे। और जब आप ज्ञान पढ़ोगे ना तो आपको अंधेरों में भी रोशनी नजर आएगी। तो हमारी नींदें
भी उड़ चुकी है, सनम भी करवट, अपने अपने सब करवट बदल रहे होंगे। मैं तो अभी गरबा छोड़ के आया हूँ, तो आप लोगों के साथ थोड़ी गरबा खेल लेते हैं, उन लोग उदाहरण खेलेंगे, फिर आपके बाद फिर लेने चले जाएंगे, है ना। तो जीवन बड़ा अद्भुत है। जीवन की समग्र व्यवहार कुशलता को समझिए। जो जैसा है वैसा स्वीकार करिए और आनंद लीजिए जीवन का। जो भी परिस्थितियां, जो भी कुछ हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ है अच्छा हुआ है। तो आप कंट्रोल करने वाले कुछ नहीं। अगर कंट्रोल करने वाले होते हमारे अच्छे लाल जी, तो अभी अंबानी जी के घर में पैदा होते, है ना। तो नहीं हमारा जन्म पे कंट्रोल है। अगर जन्म पे कंट्रोल होता तो समय तिथि देख के वो एक जगह पैदा हो जाते। और नहीं मरण पे कंट्रोल है हमारा, मरण पे भी कंट्रोल नहीं है। अभी अगर जी मृत्यु आएगी तो अच्छे लाल जी बोलेंगे नहीं रुको चलो विजय सर से मिल गया, तो ना मिलेगा मौका, और स्ट्राइक करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो जब जीवन की जो जी जो सर जी। महत्वपूर्ण घटना है, एक जन्म और मृत्यु, उस पर कंट्रोल नहीं है, तो बीच के पूरे समय को आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे। बात समझ में आई तो बोलिए जी हो। हो सर हो, बिल्कुल सही आप सर। बढ़िया धारा प्रवाह में एकदम आनंद लीजिए, है ना। और बोलते हैं ना कि जो जीवन में आ रहा है उसको स्वीकार करिए और बदलिए। यहीं रहे हैं, यहीं रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ, यहीं रहे जी हैं, रहे। यहीं रहेंगे। और बस आज हम घर बदल रहे हैं, मतलब हमारी सफलता का नजरिया बदल गया, है ना। तो हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा इस सवालों का इंतजार है। तो मैं ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है आज जो साझा करेंगे, क्योंकि ये हीरे मोती जैसा है। जिस तरह से हमारे पास अगर सोना है, सोना बहुत कीमती हो गया है, हीरे मोती ये सारे कीमती चीजें, अगर ये आपके पास आ जाए तो आप क्या करते हैं अच्छे लाल जी, इनको अपने तिजोरी में रखते हैं। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ गए तो समझ लीजिए आपको कोई भी क्लास पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए रिकॉल क्वेश्चन एक ऐसे अहमियत रखते हैं जैसे कि हमारे जीवन में सोना चांदी हीरे मोती। तो आज ये एसएसजीपी के क्वेश्चन, हालांकि पूरे 60 क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ। जितना कर आज किया हूँ मैं आज पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर्स में आप एक ट्रेंड देख लेंगे ना, तो आपको पूरा नजरिया साफ हो जाएगा। एक रास्ता जो है, धुंध जो है हट जाएगा, एक बढ़िया रोड दिखने लगेगा। एग्जामिनेशन हुआ था 28 सितंबर 2025 को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के साथ ही। तो आपने देखा भी होगा चैट में, उन लोग जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनके सारे पॉलिसीज और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाए हुए थे, और एक ट्रेंड उनको मिला हुआ था। भले ही आप लोग अभी जुड़े हैं, लेकिन उन लोग काफ़ी समय से पहले जुड़े थे। तो आज हम साझा करेंगे। 28 सितंबर 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, 4 बजे के आसपास ख़त्म हुआ, क्योंकि 90 मिनट का एग्जामिनेशन होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं, और आधा घंटा पहले जाओ, आधा घंटा अब वापस आने में, है ना, वो एग्जामिनेशन सेंटर में, और घर आते जाते आपका पूरा दिन भर लग जाता है। तो ऐसे माहौल में फीडबैक तो तुरंत एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही हमारे पास सारे क्वेश्चन आने लगते हैं टूटी फूटी भाषा में। लेकिन सबसे पहले फीडबैक आया कि बैंकिंग के पार्ट का एग्जामिनेशन जो है वो कैसा था। फीडबैक ऑन बैंकिंग पार्ट एग्जामिनेशन 28 सितंबर 2025 को हुआ था, तो उसमें बैंकिंग का पार्ट बहुत इजी था। अच्छे लाल जी कैसा था, बहुत सरल था। जी जी सर। सरल था, सिंगल लाइनर क्वेश्चन था। ये क्लरिकल टू ऑफिसर की बात हो रही है, फिर उसके बाद स्केल 1 to 2 भी बात करेंगे। तो बहुत सरल था और सिंपल था। हो सकता है उनकी तैयारी अच्छी थी इसलिए सरल था। और उनका कहना था कि जो हमने पढ़ाया था उसमें 95% एग्जैक्टली आ गया। बैंकिंग पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, और उनका कहना है, एक फीडबैक है, ये सवाल देखेंगे तो आप 60 क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही जाएगा पूरा। तो आप देखेंगे 90% क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग से आया था, 10% क्वेश्चन जो है वो इंटरनल पॉलिसी से आया था। मतलब 6-7 क्वेश्चन या अधिक से अधिक मान लें, अंदरूनी भी ले लें तो 7 या 8 क्वेश्चन जो है पॉलिसी से आया था, बाकी सारा क्वेश्चन जनरल बैंकिंग से आया था। और एक बड़ी बात, कि जो नया अपडेट हुआ है ना, नया अपडेट हुआ है,
तो नया अपडेट में भी बहुत सारे सवाल नहीं आए, जैसे प्रियोरिटी सेक्टर चेंज हो गया, बहुत सारे कुछ चेंजेस हो गए, सीआईसी के रूल चेंज हो गए, लॉकर के चेंज हो गए, इनमें से सवाल नहीं आए। तो कुल मिला के कंपटीशन बहुत टफ हो गया। अगर एग्जामिनेशन इजी था तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। बैलेंस सीट है, बराबर हो जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब एक जो क्या बोलते हैं, झूला झूलते हैं ना, एक तरफ हैवी है तो एक तरफ ऐसा लाइट हो जाएगा, इस तरह का है। तो एग्जामिनेशन इजी था तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। अगर इस पूरे सिनारियो को हम देखेंगे तो कम से कम 90% से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, तब कंपटीशन बने रहेंगे। लेकिन यकीन मानो, इतना सरल होने के बावजूद भी फीडबैक ऐसे आए हैं कि बहुत सारे साथियों के सवाल हड़बड़ी में गलत हो गए हैं, जानबूझ के गलत हो गए हैं। तो इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा है, इसमें आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। और हिंदी जो लैंग्वेज पार्ट है, 50 क्वेश्चन में से 42 से ऊपर लाना पड़ेगा, 42 से ऊपर लाना पड़ेगा, तब टक्कर में रहेंगे। क्योंकि एक तो आपकी वैकेंसी भी कम है ना। तो लैंग्वेज पार्ट में अगर देखेंगे तो लैंग्वेज पार्ट जो है एकदम हार्ड तो नहीं था। लेकिन कई साथी जो हैं, अगर सर्वे कराया मैं ना, तो 10 साथियों में सर्वे कराया तो 4 साथी हार्ड बोलते हैं, 6 साथी जो है मॉडरेट बताते हैं। तो इसलिए मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखा, क्योंकि बहुमत मॉडरेट का था। इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि फीडबैक अभी भी देखो चैट बॉक्स में दिख रहा है कि ये जो है ना, वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने हिंदी पहले किया उनको टाइम कम मिला। मैंने कहा था कि बैंकिंग पार्ट पहले कर लीजिए, तब उसके बाद लैंग्वेज पार्ट करिए, वहीं पढ़िए, वहीं सीखिए, वहीं हल करिए। तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल में गए, क्योंकि कई बार हिंदी ऐसा आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा इस सेशन में कि हिंदी में कैसे कैसे आया था और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हिंदी में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आया था आपका अनसिन पैसेज से। एक गद्यांश दिया गया था, अनसिन पैसेज था, जो इकोनॉमी के ऊपर था, अर्थव्यवस्था के ऊपर था, और उसी पैसेज से 10 क्वेश्चन बन दिए गए थे। तो आप उसके लिए क्या होता है, हमें कोई एडिशनल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो गद्यांश को पढ़िए, और पढ़ के वहीं समय लीजिए, और एक एक क्वेश्चन को देख के उस पैरा पे जाइए और उसको आंसर लिखिए। समय लगेगा उसमें, इसीलिए बैंकिंग पार्ट को पहले करने के लिए बोला था मैं। तो कई साथियों का तजुर्बा आया कि हिंदी लैंग्वेज को पहले किया, उन्होंने टाइम कम हो गया, क्योंकि हिंदी में पढ़ने में वक्त लग रहा था, कठिन था भी, डरावना हो गया। तो बैंकिंग जिन्होंने पहले किया वो फास्टली कर लिए, क्योंकि फट 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 पढ़े थे। फिर समय मिला हिंदी, तो उन्होंने हिंदी को भी अच्छा किया। कई साथी बोलते हैं 40 में से केवल मेरे 2 या 3 गलत होंगे हिंदी में, 35 36 जो है क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ हिंदी में क्या क्या आया था। देखो, बैंकिंग 17 मिनट में कर लिया, 60 क्वेश्चन 17 मिनट में कर लिया किसी साथी ने, तो कितनी स्पीड से किया होगा। तो हिंदी में आपको पैटर्न बता देता हूँ। अनसिन पेसेस से 10 क्वेश्चन आए थे, फिर समानार्थी, विलोमार्थी, ये पर्यायवाची, इससे जुड़ाकर 5 क्वेश्चन आए थे। तो 10 5 15 हो गए। 5 से 10 क्वेश्चन आए थे शुद्ध अशुद्ध वाक्य ढूंढने वाला। शुद्ध मतलब इनमें से कौन सा अशुद्ध है, कौन सा पार्ट गलत है, तो वो 10। तो 15 पहले थे, 10 25 हो गए। अब फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के थे 10। फिल इन द ब्लैंक्स थे कि इनमें अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है, तो ये 35 हो गए। और 5 जो है वो मिक्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हुई। तो इस तरह का पैटर्न था हिंदी का। हिंदी लैंग्वेज में समझने के लिए कुछ नहीं होता, बेसिक आधारशिला जो आपकी रखी गई है वही चीज़ों को पढ़ना है। आपने जो बेसिक तरीके से हिंदी के भाषा पर जो आपकी कमांड है, पढ़ते समय कौन सा गलत लग रहा है, सही लग रहा है, उसमें से पार्ट आपको ढूंढना है। फिर भी एग्जाम्पल जो है सेट हम लोग आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो साथियों को थोड़ा सा हार्ड लगा, कई साथियों को मॉडरेट लगा, ऐसे बहुमत देखेंगे तो मॉडरेट रहा। कठिन इसलिए लगा क्योंकि उनको समय भी नहीं मिल पाया देखने के लिए पूरा, इसलिए भी कठिन लगा। अब आते हैं पहला सवाल। आप बैंकिंग में, बैंकिंग के अगर देखेंगे तो बैंकिंग का सवाल इनको 17 मिनट में सारे सवाल कर दिए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आप लोग बताइए डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड क्या है, मनोज जी बताइए। डिमांड ड्राफ्ट एकदम इतना ही सीधा सीधा आया था, कितने सिंगल 16 सर। हैं। अब 16 सर। कैसे क्वेश्चन कितने लंबे लंबे थे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कितने लंबे थे। वन वन लाइनर थे सर, सिर्फ वन सब लाइनर। वन लाइनर थे ना। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है, इन्होंने पता नहीं क्या सीट जीता है, मंत्री का पद जीता है, यही सवाल पूछा
है ना। जी सर। डिमांड ड्राफ्ट का देखो, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट में यहाँ पर कहाँ ट्रांजी, ये इमेज दिखा है पीछे मनोज जी, ये इमेज हाँ जी। बताइए, इमेज में कहाँ पर है 16 कहाँ लिखा है? 16 वो सर सेंटर में ना, थोड़ा सेंटर के राइट में। हाँ, वो चेक हाँ नंबर के हाँ हाँ बाद एक हाँ हाँ हाँ। है, उसके बगल में एम ये आई सी आर के कोड में। साइन के नीचे, है ना, हाँ 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 जी हाँ के जी। साइन के नीचे इंडेक्स नंबर के नीचे 16 लिखा है। तो ये चेक का जो ट्रांजेक्शन कोड होता है, डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले 1-2 साल से ये देखा गया है, सिर्फ सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट का ट्रांजेक्शन कोड पूछता है, 16 नंबर है, और सेविंग का भी पूछता है, ठीक है। और एक बैंकर चेक्स का भी पूछता था, लेकिन अब उसके लेन देन कम हो गए हैं शायद, इसलिए नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा अगर चेक के बाद इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है मनोज जी? डिमांड ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट। है ना। तो ये जन जन के लिए मनी लीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का या रेमिटेंस करने का एक तरीका है, इसलिए इसको पूछता है, मेरे इसके पीछे की मंशा ये माना जाएगा। तो डिमांड ड्राफ्ट का है 16 नंबर। तो हमारे सभी साथियों को 16 नंबर तो पक्का है, बिना पढ़े 16 नंबर पा गए होंगे, क्यों? कितने सारे सवाल तो बिना पढ़े भी इतना आसानी से हो गए। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, देखिए। इफ somebody टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी टू रीपे द borrower लोन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, देन द एक्टिविटी इज कॉल्ड एज। अगर गारंटी। अगर कोई व्यक्ति किसी बोरोवर के लोन को रीपे करने की श्योरिटी लेता है कि अगर वो बोरोवर जो है अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो मैं पटाऊंगा मैनेजर साहब, आप लोन दे दीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे? गारंटर। गारंटी बोलेंगे, बताइए। तो ये रिकॉल क्वेश्चन जो है आपको मिनट सेकंड नहीं लगा होगा, इसको क्या बोलते हैं? गारंटी। अगर कोई सियोरिटी कोई थर्ड पर्सन लेता है बारवर के बिहाफ पे, कि अगर बारवर को मांगने जाएंगे वो नहीं देगा तो मुझसे ले लेना, ये मैं सियोरिटी देता हूँ बैंक मैनेजर साहब, तो इसको बोलते हैं गारंटी। सर आपके एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन थे हमने करे थे तो। है मनोज जी, ये मजा आ गया ना? एग्जाम हाँ देने हाँ के बाद सर। लगा, एग्जाम देने के बाद लगा, अरे वाह, क्या हाँ सर, मजा आ गया वैसे तो। मजा आ गया ना। हाँ मतलब सर। ऐसा लग रहा था कि ये दिल मांगे मोर और सवाल दो, ऐसे बहुत सारे साथियों के। नहीं सर, ऐसा लग रहा था तैयारी तो इतनी हमने गजब की थी, लेकिन उसके लेवल का पेपर ही नहीं आया। हाँ, बात सही हम्म, है। चलिए फिर भी, लेकिन आप हम्म, यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे लोगों के फीडबैक आए हैं जिन्होंने हम्म। जानबूझ के भी गलतियां कर दी हैं। तो इसलिए आप आराम से रहिए। और मतलब भले ही सरल लग रहा है, लेकिन कई लोगों ने उत्साह में भी गलतियां कर दी हैं, छोटी छोटी गलतियां कर दी हैं, 5-6 गलतियां तो वही है, हाँ। छोटे छोटे। हम्म। तो somebody takes the surety or responsibility to repay the borrower loan, then it is called guarantee। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। कोलेटरल फ्री लोन is to be available for agriculture loan in India can now be obtained up to how much rupees as per the revised guideline of RBI। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर लोन देना है बैंकों को, तो बिना कोलेटरल के कितना रुपए का लोन देते हैं बताइए तो? मनोज जी, टू कितना रुपए लाख का लोन देते हैं? 2 लाख। 2 लाख सर। लाख। हम्म, तो उसमें 1,60,000 भी था ऑप्शन। हाँ जी था सर। और आपको बता दूं, 1,60,000 भी लगा के आए हैं लोग। अब बताइए आप, बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र, नहीं है सर, है ना? आपने बताया था सर 2 लाख हो गया। कई लोग लगा के आए हैं और वो कॉन्फिडेंट है कि सर हम तो सही लगा के आए, हमारे तो सर्कुलर में भी लिखा है 1,60,000, अब क्या ही करें बताइए। हम, है ना। बोले सर 2 लाख हो ही नहीं सकता, बोले। बोले वो तो 1,60,000 है सर, हमने तो पढ़ के आया, बोले। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चाय पिला तू, सर चाय। एक चीज बताना मुझे, एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। पूछिए पूछिए। सर एक ट्रेड ग्रोथ का सवाल आया था हमारे में, ट्रेड ग्रोथ हाँ। स्कीम हमारे में थी जो, ओके। उसमें उसमें जो सर्कुलर भेजे गए थे वो 4 या 5 अगस्त तक के भेजे गए थे। उसमें पहले 1 करोड़ था, हम्म। फिर अभी सितंबर में ही सर्कुलर आया था, उसमें 2 करोड़ लिमिट कर दी गई उसकी, पेपर से पहले। हाँ, उसका आंसर 1 करोड़ होगा। हाँ उसका 1 करोड़ में लगा के आया हूँ, तो मुझे बच्चे बता रहे हो, जो मेरे कलीग हैं वो बता रहे गलत है, 2 करोड़ आएगा उसका। तो उसमें क्या ग्रेस मार्क मिल सकते हैं उनको भी और मुझे भी, अगर ऐसे ऐसा भी है? देखो क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो फिर ऐसे में अगर कोई जाएगा तो ठीक है, मैनेजमेंट निर्णय लेता हम्म, है। हम्म, क्योंकि उनको तो सितंबर में कौन सी तारीख को आया है? ये 7 या 8 सितंबर को आया है। और
नॉर्मली जो है 30 दिन पहले का या 45 दिन पहले हम्म जो है ये सारे क्वेश्चन एंड जो सर्कुलर वहाँ चले जाते हैं। हम्म तो इसीलिए 1 करोड़ अभी तो मान के चलिए जिन्होंने 1 करोड़ लगाया उनका टिक हो जाएगा। बाद में अगर हम्म रिप्रेजेंटेशन या कुछ बात आएगी तो वो देखा जाएगा। अदरवाइज हम्म बैंकों में इतना नहीं होता है। एक बार बुक हो गए सारी चीज़ें तो बुक हो गए। ठीक है। तो ट्रेड जी ग्रोथ सर। की जो लिमिट है 1 करोड़ वहाँ, क्योंकि हम्म आईबीपीएस ने एग्जाम सेट किया है, आपकी पॉलिसी लिया है, हम्म उसमें 1 करोड़ लिखा हुआ होगा तो 1 करोड़ क्लिक कर देगा। हम्म। है ना। हाँ और सर, जैसा जैसा मेरी हेड ऑफिस से और- बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक डेट दी थी कि 4 अगस्त या 5 अगस्त से पहले के ही भेजे गए हैं। हाँ, वो तो पहले के ही ठीक भेजे जाते हाँ हैं। ठीक है। हाँ। तो बैंकिंग में ये थोड़ा सा इसमें मतलब समझ लो कि अगर जिन्होंने 2 करोड़ लिखा है या 1 करोड़ लिखा है, अगर ये तो कोई बात बन जाएगी इसमें, मान लीजिए उसका रिव्यू टाइप का अगर आईबीपीएस देगा, लेकिन अभी देता नहीं है ऐसे नॉर्मली, उनके पास हम्म। ठीक हो गया होगा। ठीक है। ठीक है सर। तो कोलेटरल सिक्योरिटी जो है ये सभी साथी जान गए होंगे। ये कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 2 लाख पर कोलेटरल सिक्योरिटी जो है आपका माफ है। एमएसएमई के क्षेत्र में कितना रुपए का कोलेटरल सिक्योरिटी, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन कर सकते हैं एमएसएमई में? 10 लाख। 10 लाख है सर। 10 लाख कर सकते हैं, है ना। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिना कोलेटरल के कितना कर सकते हैं? इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 करोड़। 2 करोड़ कर सकते हैं, है ना। और एसएचजी में बिना कोलेटरल के कितना कर सकते हैं एसएचजी में? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। और सीजीटीएमएससी में बिना कोलेटरल कितना कर सकते हैं? 10 करोड़ है सर। 10 करोड़। ठीक है। अगर आरआरबी के केस में 2 करोड़, बाकी हम्म। केस में 10 करोड़। ठीक है। चलिए, तो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन इंडिया में अगर देना है, अभी आरबीआई ने रिवाइज किया है, पहले 1,60,000 था जिसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एज पर द एसएचजीबी ट्रेड ग्रोथ स्कीम। जैसा कि अभी हमारे साथी ने सवाल पूछ ही लिया कि सर ट्रेड ग्रोथ स्कीम है, मतलब भारत में अभी इस ये सारे सवाल आपको ट्रेंड देते हैं कि आपको कौन सा लोन स्कीम पढ़ना है। भारत में अभी बढ़ती आबादी है। भारत विकासशील देश से विकसित की दिशा में बढ़ना चाहता है 2047 में। तो कौन से सेक्टर में ये ग्रोथ होगा? बिजनेस सेक्टर में ग्रोथ होगा तभी विकसित बनेगा। अदरवाइज सैलरी वाला कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा मनोज जी? सैलरी वाला अभी 1 लाख सैलरी पा रहा है, 1,25,000 सैलरी पाएगा, लेकिन बिजनेस का 1 लाख रुपए अभी जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट हो सकता है 5 साल में 5 लाख जनरेट कर दे, 5 गुना ग्रोथ, 5x ग्रोथ कर लेगा, लेकिन सैलरी ग्रोथ नहीं करेगा उतना। इसीलिए बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बैंकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि उसका व्यवसाय ग्रोथ हो, इसके लिए उनको जो है लोन देते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए लोन हो गया, व्यवसाय के लिए लोन हो गया, इनको हम हाउसिंग लोन हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड है वो होना चाहिए। तो आपने ये डाउट है, क्वेश्चन को हम डाउट ही रखते हैं, क्योंकि आईबीपीएस के पास जो पॉलिसी जाता है वो 45 डेज से पहले के जाते हैं। तो उन्होंने तो आंसर लगा के रख दिया होगा, और आपके रिजल्ट भी भेज देगा बैंक को। और आज तक ऐसा रिव्यू जैसा हम कह रहे हैं इस तरह का बात जो है होता नहीं है, सब क्लोज, सब बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए होगा। वैसे कायदे से तो आप बोलेंगे कि सर आज एग्जाम दिए हैं, आज हमारी पॉलिसी बड़ी है, तो पॉलिसी में इंक्रीज हुआ है तो 2 करोड़ होना चाहिए। आई एग्री, अगर जिन्होंने 2 करोड़ दिया है वो भी कोई गलती नहीं किया, लेकिन ये तो मतलब अपवाद का केस है। ठीक है। What is the revised income tax slab under new regime for financial year 2005 25 26 in the range of 4 lakhs to 8 lakhs इनकम? ये कैसे आया था? इसी तरह आया था। परसेंटेज पूछा था इनकम टैक्स का। जी सर, इसी तरह आया था। तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है 4 लाख से 8 लाख तक, क्या उत्तर लिखा आपने मनोज जी? 5%। 5% लिखा सर, 5%। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो न्यू इनकम टैक्स का स्लैब है, वो स्लैब से जुड़ा हुआ सवाल पूछती है। ये एक थोड़ा एक नया है कि 4 लाख से 4 लाख तक नील है, 4 लाख से 8 लाख 5% है, 8 लाख से 12 लाख 10% है, 12 लाख से 16 लाख 15% है, 16 लाख से 20 लाख 20% है, और 20 लाख से 24 लाख 25% है, और उसके ऊपर जो है वो 30% है। तो ये स्लैब है, ये स्लैब में इन्होंने बेसिक पहला स्लैब को सवाल पूछ लिया कि ये 5% इसका स्लैब होगा, 4 लाख से 8 लाख तक है, यही सवाल पूछ लिया है ना मनोज जी?
तो ये जी सर, काफी यही था। सारे भी साथियों ये का फीडबैक आया, उन्होंने इसको सही किया है। एक आध साथियों ने गलत कर दिया, इसको जीरो में लिख दिया, ऐसा करके बोले कि उन्होंने हमने जीरो लिख दिया इसमें। कोई बात नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द टैक्स अमाउंट दैट इज टू बी डिडक्टेड एंड पेड बाय द डिडक्टर मस्ट बी रिपोर्टेड फॉर द सेम पीरियड इन 26 स्टेटमेंट इन विच फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई टैक्स अमाउंट डिडक्ट किया जाता है या पेड किया जाता है डिडक्टर के द्वारा, तो उसकी जानकारी 26 क्यू स्टेटमेंट में अपडेट होना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कैसे, क्या मनोज जी, कौन सी मैंने फ्रीक्वेंसी? सर क्वार्टरली क्वार्टरली लगाया, मुझे ये नहीं पता ठीक है कि गलत है। आप मेरे होनहार साथी बता दो, ठीक है कि गलत है जी, सब बता दो जी कैसे है। सब तो क्वार्टरली बोल रहे हैं, जो बहुमत में तो सरकार चलेगी, तो आपकी सरकार तो बन गई है। आप ठीक है सर। तो बन गई, है ना। हाँ जी। तो हमारे सभी साथी जो हैं वोट करेंगे और हो जाएगा। तो ये क्वार्टरली ही, एवरी क्वार्टर में इसको अपडेट करना होता है, रिपोर्ट करना होता है क्वार्टरली, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। CGTMSC स्कीम्स इंक्लूड इन्हांस क्रेडिट गारंटी फॉर वुमेन ओन्ड MSME विथ ए गारंटी कवरेज ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज? तो महिला सम्मान, महिला अंतरप्रेन्योरशिप, महिला आजीविका। हम्म। 90%। बहुत बढ़िया बनाया जी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 85% लिखा है मनोज जी। आप नहीं, मैं तो सर लेटेस्ट पढ़ के गया था। सरिता जी, आप बताइए कितना परसेंट है? अच्छे लाल जी, 90। अच्छे लाल जी, मजा आ रहा है सवाल देख के? जी सर, जी जी, बहुत आनंद आ रहा तो ये वो सत्यनारायण कथा का प्रसाद जैसा है, सारे सवाल की कथा तो हम सुने नहीं, लेकिन है। जी जी सर। प्रसाद मिलते समय पहुंच गए तो मिल सारा मिल जी सारा जी लाभ जी मिल जी जाएगा आपको, है। तो इसमें जी सर। बहुत सारे साथी गलती कर दी है मनोज जी, इसमें सब 85 लिख के आ गए हैं, है ना। नहीं सर, मैं तो अभी सुबह पढ़ के गया था, 12 बजे के आसपास को मैंने रिवाइज किया था। बहुत बढ़िया। ये याद। कि सरकार ने दिसंबर 2024 में इसमें बदलाव किया। क्यों? क्योंकि फरवरी में आपने देखा होगा, ये साल नारी नारी सम्मान का है, नारी आजीविका, नारी संसाधन, उनकी आत्मनिर्भरता, उनको एक सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ और प्लस इनको इन्वॉल्व करना है देश की इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि महिला के पास जो शक्ति, अभी आप नवदुर्गा मना रहे हैं, देखो हम उनकी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, उनके पास जो शक्ति है, वो शक्ति का इस्तेमाल किचन तक न रह जाए, घर उनका एनर्जी जो है खराब ना हो जाए, उनको इंडस्ट्री में शामिल किया जाए, क्योंकि उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक सहिष्णुता है। अभी सरिता जी को देखिए, रात दिन भर बैंक काम करके आए हैं, खाना बनाए हैं, बच्चों को देखे होंगे, फिर अभी पढ़ भी रहे हैं। तो उनमें जो कैपेसिटी है, उनका इस्तेमाल और अच्छे से करने के लिए, अगर उनको कोई ना पैसा दे दो, कोई बिजनेस दे दो, तो मजाल है कि कोई कोई वहां से एक इधर उधर कर ले, है ना सरिता जी। एक अलग शक्ति भगवान से मिली है कि नहीं आपको? जी सर, बिल्कुल। हम तो देखते हैं आपकी जैसी देवी हमारे घर में, उनको पैसा दे के देख लो, फिर आप ही से बता हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा कहाँ गया पैसा। तो उनकी क्वालिटी तो है ना। तो ऐसे चीज़ों के लिए उनको, अगर उनको एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे दिए, तो इसीलिए सरकार क्या करती है, इनको एक ओनरशिप मिले, उनकी एक भूमिका हो जाए, उनका जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन भी होता है और वो सबको संभाल के चलती हैं। तो एक आत्मनिर्भर महिला बनाने के लिए उनको कवरेज बढ़ा दिया है। कवरेज बढ़ाने से क्या होता है, उनको अगर कहीं उनका यूनिट फेल हो गया, कुछ हो गया, तो बैंकों को नुकसान नहीं होता, एक प्रोविजन कवरेज हो जाता है उनका। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ 90% है, हमारे मनोज जी को बधाई हो। बाकी साथी थोड़ा मिस कर गए होंगे, उनको 85 लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी समय तक ये 85 था वुमेन में। अभी इसमें एक कैटेगरी और जोड़ा है मनोज जी, इसमें ये वुमेन कैटेगरी के साथ 90% कवरेज में कौन से को जोड़ा है बताइए तो। 90% भी है। 90% में वुमेन कैटेगरी में एक और कैटेगरी को जोड़ा है। अग्निवीर है सर, एक अग्निवीर। अग्निवीर के नाम से बहुत है, वुमेन्स और अग्निवीर दो है सर। बहुत बढ़िया। हम्म। तो CGTMSC का एनएनटी है। अब आता है सरफेसी एक्ट पे, दो सवाल आया। सरफेसी एक्ट पे एक सवाल ये है कि सरफेसी एक्ट 2002 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी? बताओ कौन से सिक्योरिटी पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है? एग्रीकल्चर था सर वहां पे। एग्रीकल्चर था। हम्म। तो मनोज जी जो बोल रहे हैं सही है, हमारे साथी होना साथी सरिता जी बताइए, जी एग्रीकल्चर सर, का प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल नहीं होता है? तो हम लोग तो यहाँ बेच के बैठे हैं एग्रीकल्चर लैंड सरफेसी में, है। एग्रीकल्चर लैंड जो है बेच के बैठे हैं। कंसेप्ट सही है आपका, उत्तर सही है, एक नंबर पा गए, लेकिन फिर भी समझने के लिए है। ये सवाल जो आंसर लिखा है वो देख लीजिए, वो समझने के लिए, ऑन एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, है ना। जी। तो अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा है आपके यहाँ, और वो एग्रीकल्चर
पर्पस के लिए यूज हुआ है तो वहां पर आप सरफेसी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर एजुकेशन लोन के लिए अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी रखा है या बिजनेस के लिए कहीं पर ऐसा इस तरह का एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी रखा है तो वहां पर एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रहा है वहां पर, तो वहां पर उसको कर सकते हैं। बाकी एग्री क्या था, ऐसे आंसर क्या था मनोज जी? सिंपल था, एग्रीकल्चर हाँ जी प्रॉपर्टी जी, सिंपल था। सिंपल था। चलो बहुत बढ़िया। और एक सवाल आया था सरफेसी में कि सरफेसी वहां लागू किया जा सकता है जहां पर उसकी आउटस्टैंडिंग जो है कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं। मोर देन 1 लाख, मोर 1 लाख, है हाँ। ना? तो जी आंसर जी, क्या क्या आया था? मोर देन 1 लाख था। मोर देन 1 लाख था सर, और मोर देन 2 लाख भी था। नहीं, मिनिमम 1 लाख से कम पे था, ऐसा कुछ था सर। मुझे तो तो 1 ही लाख दिखाई दिया, मैंने उसी में लगा दिया। ठीक है, तो हमारे साथ ही ध्यान रखें इसमें भी, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट या आपकी क्लियरिटी हो। मोर देन 1 लाख का अगर है तो हम्म, आप सरफेसी लगा सकते हैं, है ना? तो मोर देन 1 लाख में ही टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। तो अगला सवाल आया था कि इफ सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज ₹5 lakhs, स्टॉक ऑफ द फर्म इज ₹8 lakh एंड मार्जिन इज सैंक्शन एज 25%, देन कैलकुलेट द ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है। इस सवाल को पढ़े कि बिना पढ़े आंख में पट्टी बांध के डाल दिए? बिना पढ़े ही डाल दिया सर, हाँ इसका तो सर। 5 लाख। बिना पढ़े डाल दिए, बताओ। हैं? कितनी बार जिक्र करोगे तो हम क्यों फिक्र करेंगे, ऐसा है ना सर? हम्म, सवाल का जिक्र आप जितनी बार करोगे तो हम भी आप ही का जिक्र करेंगे, सवाल का जिक्र नहीं करेंगे। तो सट से आपको याद आया होऊंगा मैं, याद आने के जी बाद सर, लगा। आपकी एक पुरानी वीडियो देखी थी, उसके हिसाब से लगा दिया, बहुत पुरानी वीडियो थी। कई कई हाँ साथी कल बोल रहे थे सर एग्जाम में तो आप ही की याद आ रही थी, तो मैंने हाँ, कहा बहुत बढ़िया। इस सवाल पे तो आपकी याद आ गई थी सर। कि एक फॉर्म का सैंक्शन लिमिट पाँच मुझे तो लाख है। सर पुराना स्टाइल याद आ गया था उस समय। हाँ पुराना वीडियो आ गया, याद आ गया। हाँ, वाह वो अजय जी। ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, पेन वो मार्कर हाथ में लेके। हाँ, वो वाला टाइम। हाँ उस हाँ समय मेरे सर। पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ना। हाँ हाँ सर, उस टाइम का हाँ, वही वीडियो हमने देखा था। और हाँ हाँ, उस समय मतलब क्या है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड आप ही लोग का प्यार और स्नेह की वजह से होता है ना। एक्चुअल में एक नहीं सर, सावधानी आती है आपकी ना। बहुत सपोर्ट है। आपने बैंकिंग हमें सिंपल लैंग्वेज में बता दी। हम्म। तो उस सबसे समय, बड़ी बात, आपने डाटा प्रोवाइड कर दिया सर, हाँ इजी वे में बस। तो उस समय क्या मैं फैकल्टी था तो मेरे मतलब ऐसा था नहीं ऐसे। जब मैं पढ़ा के निकल रहा था ना तो बच्चे बोले सर आप अच्छा पढ़ाते हो, क्योंकि जब लाइव पढ़ाते हो अच्छा पढ़ाते हो, अगर ये रिकॉर्ड होकर कहीं मिल जाए मजा आ जाए। तब मैं शुरू शुरू में रिकॉर्डिंग शुरू किया था। फिर कोविड आया तो आप लोग से कनेक्ट हो गया, तो फिर अब पढ़ा ही रहा हूँ। अब आप ऐसे हालत हो गए हैं कि 365 दिन पढ़ाते हैं, है ना? अजहर जी का सबसे अच्छा। पहले फोन आया, वो तो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद तुरंत फोन किए, है ना? फिर अच्छा। फिर वो चाय भी पीते पीते बातचीत करते रहे, है ना? तो हमने कहा हमारे लिए भी चाय मंगाओ। चाय हम सर भी। आपको सर कुछ बोलना चाहती हूँ। हम बोली बोली। सर आपकी पुरानी वीडियोस देखकर और अभी देखकर ना आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ सर लाइक मेहनत करने की। हाँ सही बात है। तो हाँ मतलब चेंज, बदलाव तो है ना, बदलाव तो हो ही गया है ना। बहुत तो ज्यादा सर। हाँ मतलब वो अपना लहजा बदल रहा है, हम भी अपना रास्ता बदल रहे हैं। वाह सर। अपना लहजा वाह सर वाह। बदल रहा है, हम अपना रास्ता बदल रहे हैं। उधर भी ज्यादा है प्यार दिल में, इधर भी अरमां मचल रहे हैं। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। जिंदगी आनंद लीजिए, बाकी चीजें होती बहुत रहें। मजा आ गया सर। मजा आना सुपर। चाहिए और सीखना चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से सीख सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीने में सीख जाएंगे, लेकिन साथ में रहेंगे तो जरूर सीख जाएंगे, है ना? तो सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक 8 लाख है, मार्जिन 25% है। तो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है। ड्राइंग पावर एक ऐसी लिमिट है कि जब हम किसी फर्म को सैंक्शन लोन देते हैं, लिमिट देते हैं, तो उस लिमिट के अंदर
कितना रुपए राशि आहरण कर सकता है उसकी शक्ति को बताता है। तो फिर से बता रहा हूं, ड्राइंग पावर एक ऐसी लिमिट है कि जिस सैंक्शन लिमिट की सीमा के अंदर वो फर्म कितनी राशि का हरण कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, वो ड्राइंग पावर कहते हैं। तो लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। तो मार्जिन हम मेंटेन करते हैं, जैसे 25% की मार्जिन है, तो 8 लाख का 25% होगा 2 लाख। तो 2 लाख घटा देंगे 8 लाख में से, तो 6 लाख नोशनल ड्राइंग पावर होगा। लेकिन मेरे शब्दों को सुने होंगे आप, लिमिट के अंदर, तो लिमिट से बाहर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने लोन उससे ज़्यादा दिया नहीं है। तो इसलिए इसका ड्राइंग पावर कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख। अपना। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन। इसमें कुछ साथियों का डाउट था, ये क्या सवाल आया था बताइए तो। अजहर जी, मटेरियल अल्ट्रेशन में क्या आया था, या मनोज जी? इसमें सर डेट में एक तो वो थी अल्टरेशन, एक इसमें और भी थी, और एक ऑप्शन था कि वो क्रॉसिंग कर रखी है चेक की, अच्छा, जो सही था इसका ऑप्शन। तो क्रॉसिंग कर दी तो अल्ट्रेशन नहीं होगा, बियरर टू ऑर्डर कर दिया, है ना। हम्म एक बियरर चेक था, उसको ऑर्डर कर दो, या बियरर चेक को हम्म हम्म, क्रॉसिंग कर दो, तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। हाँ हाँ मटेरियल अल्ट्रेशन एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें चेक में अगर डेट में बदलाव कर दिया गया, चेक की हम्म, राशि में बदलाव कर दिया गया, हम्म, चेक के पेई में एक बदलाव कर दिया गया, अमाउंट में भी बदलाव किया गया था उसमें ऑप्शन में। अमाउंट में ठीक बदलाव है, किया गया, तो ये और फिगर्स अल्ट्रेशन में भी। कहलाता है। या हम्म कोई ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक को बियरर बना दिया, है ना, कोई क्रॉस चेक हम्म है उसको बियरर बना दिया, तो अल्ट्रेशन है। लेकिन अगर बियरर चेक है और उसको ऑर्डर बना दिया, या बियरर चेक है उसको क्रॉस बना दिया, तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं कहलाता है। तो इसलिए आंसर होगा बियरर टू ऑर्डर। ये काफी पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग। ये क्वेश्चन था कि आंसर था ये सवाल? जनरल क्रॉसिंग का ये किस तौर पर पूछा ये था? किस साल से था सर? ये आंसर था, है ना। ये आंसर था सर, जनरल क्रॉसिंग शायद। तो जनरल इसी, क्रॉसिंग क्या होता हाँ। है? अगर किसी चेक के मुख पृष्ठ पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं, तो वो नहीं जनरल सर, क्वेश्चन था, हाँ। ये क्वेश्चन था, सही है, क्वेश्चन था सर ये। नहीं सेम। नहीं जो नहीं नहीं सर, जो आंसर है ना वो क्वेश्चन था कि उसको क्या कहते हैं। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? ऐसा ठीक कुछ था बात है। शायद। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे बस। कह रहे थे कि हाँ, दो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन हम्म, अगर खींची गई है, जो इंग्लिश में कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसको आंसर दिया था जनरल क्रॉसिंग। हाँ, डेमोक्रेसी। काफी साथी यही बताए कि ए चेक इन्वॉल्व्स ड्राइंग टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन इन द टॉप कॉर्नर इन द फेस ऑफ द चेक, देन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज। तो अगर किसी चेक के मुख पृष्ठ पर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं, तो उसको कौन सी क्रॉसिंग कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है उस चेक का भुगतान काउंटर पे कैश नहीं होगा, उस चेक का भुगतान ट्रांसफर के माध्यम से होगा। तो ये जनरल क्रॉसिंग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पूछा गया है कि जब भी फ्रॉड होता है बैंक में, तो अलग अलग किस्म के फ्रॉड होते हैं, हमने डिटेल चर्चा करी है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग कौन से पोर्टल में की जाती है मनोज जी? इंश्योर। इंश्योर पोर्टल है। तो आंसर। इंश्योर पोर्टल में की जाती है, तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतने लाख रुपए से नीचे होगा तो आपको करने की जरूरत नहीं है। कितना रुपए बताइए? 1 लाख एंड अबव। 1 लाख हाँ, अंडर। 1 लाख एंड एबव से अगर अमाउंट है, तो फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, अदरवाइज उसकी रिपोर्टिंग। इस क्वेश्चन में सर कंफ्यूजन था मुझे, लेकिन 1 लाख लगा दिया था मैंने। लगा दिए थे? हाँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, तो कल ही एक दिन पहले तो मैं बताया था जी, इस हम्म। क्लास में बताया था, अगर अटेंड किए होंगे तो, है ना। तो हाँ हमारे हाँ। साथी जो हैं इसको कर लेंगे। 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की रिपोर्टिंग की जाती है। इंश्योर पोर्टल का फुल फॉर्म बता दीजिए मनोज जी, इंश्योर पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? और इसका इंश्योर का आपने बताया भी था सर परसों, याद आ इलेक्ट्रॉनिक अब सबमिशन थोड़ा ऑफ ध्यान ध्यान नहीं है सर, क्या था। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक करके कुछ सर। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। इन का हम्म, मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एस यू का मतलब हो गया सबमिशन, आर ई का मतलब रिटर्न। इन हम्म, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न्स है। ओके सर। इंश्योर को 3 पार्ट कर थोड़ा सा। लीजिए, है ना। इंश्योर को 3 पार्ट कर दीजिए। ई एन मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एस यू मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। सबमिशन, आर ई मतलब रिपोर्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो नाबार्ड ने एक पोर्टल बनाया है कि जितने भी आरआरबीज होंगे जिनको मैं वो रेगुलेट करते हैं, या उनके इंस्पेक्शंस वगैरह की जिम्मेदारी आरबीआई ने दिया है,
तो उनको सारी चीज़ें रिपोर्ट करने के लिए इंश्योर पोर्टल में दिया गया है ना। तो इंश्योर पोर्टल में आप लोग करते हैं, फ्रॉड की रिपोर्टिंग भी यहाँ करते हैं। तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग करने के लिए 1 लाख और 1 लाख से ऊपर की जो फ्रॉड है वहाँ पर रिपोर्ट करनी है, 1 लाख से नीचे नहीं करनी है, ठीक है। और जो फ्रॉड रिपोर्ट होते हैं उनका जो रिव्यू जो है कितने क्वार्टर में, सॉरी, इनका रिव्यू किस फ्रीक्वेंसी में होता है। फ्रॉड जैसे रिपोर्टिंग कर दिए तो उस फ्रॉड का रिव्यू करता है नाबार्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 14 days है क्या सर शायद? क्वार्टरली। क्वार्टरली। क्वार्टरली है ना। मान लीजिए आपने 100 ओके फ्रॉड ओके। 100 फ्रॉड रिपोर्ट किया। फ्रॉड से क्या होता है, रेपुटेशनल रिस्क होता है इंस्टीट्यूट के प्रति जो है, उसमें सवाल पैदा होते हैं, संदिग्ध सवाल पैदा होते हैं कि उनका कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कम है इसलिए फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए वो क्वार्टरली रिव्यू करते हैं कि भाई इतने फ्रॉड हुए थे, इतने अमाउंट इन्वॉल्व हुआ था, तो उसका बताइए कहाँ से पैसा आया, क्या केस था। ऐसा नहीं कि बैंक ठप बैठ गया हो, ऐसे एक्शन नहीं ले रहा हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा हो, इसलिए वो क्वार्टरली रिव्यू होता है। और फिर केसेस जब सारे रिजॉल्व हो जाते हैं बंद भी करते जाते हैं, तो क्योंकि बैंक की छवि का सवाल है, ठीक है। मतलब फिर लोगों की आस्था भी कम हो जाएगी कि देखो बैंक में फ्रॉड हो गया, एक लॉकर से फ्रॉड हो गया, फिर उसके बाद बैंक को एक्शन नहीं ले रहा है, पब्लिक मनी का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है। तो आपके एक ट्रस्ट लेवल में कमी होती है, इसीलिए इस पर ध्यान दिया जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये तो बढ़िया है सवाल। है ये क्या सवाल आया था हमारे, मनोज जी बताएंगे सवाल। इसमें सर ये किसने? ट्रैक्टर रहेगा इसका आंसर। हाँ, इसमें और भी चीजें थी। हाँ बताइए क्या क्रॉप था, क्या। ट्रैक्टर था, कुर- एसएसजी था। हाँ, ऑप्शन। ऑप्शन थे इनमें, क्रॉप वगैरह थी एक कई। तो क्रॉप था, एक ट्रैक्टर था, एक एसएसजी था, और एक कोई और था सर नाम। अच्छा, तो ये क्या फॉर्म मैकेनाइजेशन, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उनके पीछे इनकी मंशा ये रहती है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, वो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करें, उनके बारे में कितना जानते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, इसलिए उनके पीछे का उद्देश्य रहता है और सवाल देते हैं। तो यहाँ बोला है कि फॉर्म मैकेनाइजेशन एक फॉर्म है। फॉर्म मैकेनिज्म जो फॉर्म क्रेडिट में दिया जाता है उनमें किस चीज़ के लिए बैंक लोन देती है, या ग्राहक आएगा तो आपको किस चीज़ के लिए लोन मांगता है। तो इसके लिए वो ट्रैक्टर परचेस करता है, हार्वेस्टर परचेस करता है। तो वहां पर क्या क्या ऑप्शन था, ट्रैक्टर हार्वेस्टर दोनों नहीं था? नहीं सर, एक सिर्फ सिर्फ ट्रैक्टर ट्रैक्टर था। था। ओनली ट्रैक्टर था। ओनली ट्रैक्टर था। हम्म तो अगर हार्वेस्टर भी है तो ये भी फॉर्म मैकेनिज्म में आएगा। हालांकि हम्म आरएमएल में वहां पर क्या है, लैंड होल्डिंग छोटी छोटी हो गई है गांव में, आप लोग देखे होंगे कि हम्म। बंटवारा होते जाता है ना, बंटवारा होते जाता है। तो अभी जो जिस किसान के पास 100 एकड़ जमीन था एक जमाने में, अब उसके बच्चों के पास कितना, 5-5 एकड़ जमीन हो गया, पुरखा से बंटवारा होते होते। तो अब वो 5 एकड़ को भी 5 टुकड़े कर दिए, तो हार्वेस्टर घुसता नहीं है, तो ज्यादातर आप लोग ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं, है ना। जी सर। हार्वेस्टर वगैरह जैसे पंजाब में, या जो स्क्रीन में देख रहे हैं, देखो ये खेत कितना बड़ा है इनका, है ना। तो यहाँ यस हार्वेस्टर सर। घुसता है और फिर सारी चीजें करता है। तो यहाँ पर एक फॉर्म मैकेनाइजेशन का सवाल है। एक और सवाल आया था ना अभी हम, कि वो मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं, ऐसा आया था क्या, मिक्स फार्मिंग? ये सर आया था सर। आया था, चलो बढ़िया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट सर्विसेज, अगर कोई जी ग्राहक खाता खोलता है डिपॉजिट ये कर। तो जी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, अच्छे लाल जी बताएं। अच्छे लाल जी, कोई खाता खोलने आता है तो आप खुश हो जाते हैं ना कि जी सर जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम्म। सर बैंक डेप्टर हो जाएगा और कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा। ये लो बात देखो है। तो हम लोग क्या, डेटर क्रेडिट। अभी हम लोग का देनदारी हो जाएगी हमारी, और वो उसकी लेनदारी हो जाएगी, कस्टमर की लेनदारी हो जी जाएगी, सर। क्योंकि कस्टमर आया हुआ है ना। और ऐसे पोटली भर के लाया है जैसे स्क्रीन में लिखा हुआ है ना। तो जी सर जी। तो वो उसकी लेनदारी हो जाएगी, हमारी देनदारी हो जाएगी, तो हम आभारी हो जाएंगे, हम बढ़िया उसको चाय वाय पिलाएंगे और फिर गाना गाएंगे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संबंध है, मतलब जो भी है। तो हम ये आता है तो स्वागत करते हैं उसका, क्योंकि ये जो संबंध बना है ये हमेशा बना रहे, तो इसीलिए उनको मान सम्मान देते हैं। और थोड़ा उल्टा हो जाता है, लोन हो जाता है तो कैसा संबंध हो जाता है? तो उल्टा हो जाता है, क्रेडिटर डेबिट हो जाता है। तो बैंक जो हो जाता है क्रेडिटर हो जाता है, और कस्टमर जो है डेटर हो जाता है। तो जी सर। कस्टमर जैसे जब जब ईएमआई पे करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, जब ईएमआई पे नहीं करता है तो अच्छे लाल जी थोड़ा लहजा बदल जाता है, काहे नहीं दे रहे हो भैया, क्यों नहीं दे रहे हो भैया। और आजकल थोड़ा डर लगता है, आजकल वो एक टीवी में आ रहा है ना, क्या एचडीएफसी की लेडी ने कैसे बात किया रिकवरी के लिए, आपने सुना है कि नहीं, किसी ने साथी ने सुना है? हम्म।
HDFC की कोई लेडी है जो किसी मिलिट्री पर्सन या CRPF के जवान को पर्सनल लोन दिया था, तो उनसे कैसे दुर मिसबिहेव किया रिकवरी के लिए, तो फिर तो वायरल चल रहा है वीडियो। किसी साथी ने देखा है? हाँ सर, सुना है। सुना है? जी बहुत देखा। अच्छा है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो, हर चीज़ के लिए हमारे पास, देखो सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। आपने सम्मान से लोन दिया है तो सम्मान से हौसला, नहीं तो तौर तरीके अलग है, सिविल खराब कर दो, सूट फाइल कर दो, कोर्ट कचहरी लाओ, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी किसी को मिसबिहेव करने का अधिकार तो नहीं दिया है ना। प्लस लोन की रिकवरी करने के लिए घर के अंदर नहीं घुसना है, टाइम का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको जीवन में, है ना श्वेता जी? है ना? तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। प्रकाश जी, समझ रहे हो ना? प्रकाश जी तक आवाज पहुंचती है? हाँ, प्रकाश जी का नाइट वाले सेशन में रहना बहुत हाँ जरूरी जी सर, हाँ जी। है। बताइए, आपका रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अंधेरा रहता है ना अच्छी लाल जी? रात को जी जी सर सर। जी। रात को अंधेरा रहता है, तो प्रकाश जी रहें तभी हमारे साथियों को सवेरे का एहसास रहता है ना? तो जी जी। प्रकाश रहेगा तो सब लोगों को मैं बोल सकूंगा कि नहीं कि भाई देखो अभी रात नहीं हुई, जगे रहो, पढ़ते रहो। चलिए, तो रिलेशनशिप के लिए देख लीजिए कि बैंक डिपॉजिट का रिलेशनशिप सरल सा सवाल है, सब लोग साथी ने कर दिया होगा। अगला सवाल है, फॉर केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स, हाउ मेनी नोट्स डिटेक्टेड इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, देन द एफआईआर शुड बी इमीडिएटली फाइल्ड बाय द नोडल बैंक ऑफिसर। 5 1 more. फाइव फाइव। और मोर। बताओ, आंखों में पट्टी बांध दो अजहर जी के, मनोज जी के, हैं, और बोलो जवाब दो, तो कान में भी पट्टी बांध दो तब भी कर लेंगे। है ना? ये क्या मजा आ गया है ना? ऐसे तो अजहर जी तो बोल रहे थे कि सर, क्या ही बोला सर। चाय की याद आ रही थी आपकी, बोले आप चाय पीते पीते पढ़ाते हो। और हैं, जब मैं इन्विजिलेटर बन के जाता हूँ ना, ऐसे एग्जामिनेशन होता है ना, तो मेरे को चाय की याद आती है, तो मैंने पार्टिसिपेंट लोगों को भी चाय पिलाता हूँ। जैसे मेरे मतलब मेरे उसमें अभी भी हम यहाँ पर IBPS के हैं इन्विजिलेटर वगैरह, तो जाते हैं तो 30-40 लोग हैं ना, तो मैं बोला चाय पिलाओ यार सबको। तो सब बोलते हैं बाप रे, इतने एग्जाम दिए यार, आज पहला इन्विजिलेटर है यार ये चाय पिला रहा है ऐसे। तो ये भी ना बात है। तो यहाँ पर है काउंटरफिट नोट्स, 5 या 5 से अधिक, इसमें 4 से अधिक वाला ऑप्शन नहीं रहा होगा, बस क्लियर कट ऑप्शन रहा होगा 5 या 5 से अधिक, है ना? जी सर। जी जी। क्योंकि 4 से अधिक भी बोल देगा तो भी सही है। जी तो 5 या 5 से अधिक काउंटरफिट नोट पाए गए तो एफआईआर करेगा। एफआईआर कौन करेगा? नोडल ऑफिसर करेगा। और कितने दिन बाद करेगा जी एफआईआर? अच्छे लाल जी, कितने दिन बाद करेगा एफआईआर? सरिता जी बताइए। इमीडिएट है। सर, इमीडिएट। 5 उसी और उसी दिन करेंगे सर। उसी कारण दिन क्या है? सेम डे। कारण क्या है? क्योंकि उसी दिन करेंगे ताकि पुलिस ना तुरंत सो मोटो एक्शन लेके उसको ना जी पकड़ पाए, अपराधी कहाँ तक बॉर्डर में पता चला अच्छे लाल जी थोड़ा लेट कर दे, वो बॉर्डर पार के करके वहाँ पता नहीं नेपाल चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, है ना? जी तो इसलिए जल्दी कराते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदमी ने गलत काम किया है। उसने पैरेलल इकोनॉमी तैयार करने के लिए नकली नोट दिया और बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है। पकड़ में आया तो उसको अपराध है, वो बड़ा क्रिमिनल काम किया है, तो इसके लिए हम लोग को एफआईआर करना है। क्लेटन रूल कहाँ अप्लाई होता है? क्लेटन रूल अप्लाई होता है, ये कैसा आया था सवाल, जरा कैसे बताइए। आया था सर? सेम 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 ये सेम सेम सेम। राइट एप्लीकेशन में। हाँ, राइट टू अप्रोप्रिएशन। तो क्लेटन रूल का इस्तेमाल जो है रनिंग CCOD अकाउंट में किया जाता है या करंट अकाउंट में किया जाता है। रनिंग CCOD अकाउंट में किया जाता है। रनिंग राइट। CCOD अकाउंट में क्या होता है, जब भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो वहां पर उनकी लाइबिलिटी के लिए एक राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन का इस्तेमाल किया जाता है कि जो पहले लिया गया पैसा है, पहले जमा किए गए पैसे से वो सेटिस्फाइड हो जाता है या उसी से ही वो क्लियर हो जाता है। इसे क्लेटन का रूल कहते हैं और यहाँ पर एक राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन इस्तेमाल होता है। हाँ, कोई कुछ साथी बोलना चाह रहा था, क्या कुछ बोल रहे थे बताइए। ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, है ना? राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्लेटन रूल में देखिए, इसमें हम लोग जब राइट्स ऑफ कस्टमर और ड्यूटी ऑफ बैंक या राइट्स ऑफ बैंक पढ़ते हैं, तो राइट ऑफ कस्टमर के तो 5 राइट हैं, जो राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ फेयर डीलिंग, राइट ऑफ सुटेबिलिटी, राइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी और राइट ऑफ रिड्रेस द कस्टमर ग्रीवेंसेस, ये राइट है। फिर आता है ड्यूटी।
ड्यूटी में हम लोग ये देखते हैं कि हमें गोपनीयता बरकरार करनी है, यही इस उल्टा जो है ड्यूटी हो जाता है। फिर आता है बैंकों का राइट, ये बैंकों का एक राइट है। तो राइट, हाँ, राइट ऑफ राइट ऑफ सेटअप। लेन होता है, राइट ऑफ सेटअप होता है, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है, ये सारा जो है राइट्स हैं, क्लेटन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। इन if the nomination is done in any deposit account, then it can be displayed in the instrument passbook। उसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, ऐसा है? नॉमिनी रजिस्टर्ड। नॉमिनी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड। नॉमिनी ये रजिस्टर, है ना? नॉमिनी ऐसा लिखा ये कुछ रहता ये क्वेश्चन असद जी भी 2021 में भी आया हुआ था सर। है। हाँ, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हम्म मतलब ये पुराने साल का क्वेश्चन पूरा उठा के रख दिया है ना, नया क्वेश्चन नहीं। हाँ सर, बहुत से वो डीडी वाला भी आया था जो क्वेश्चन, वो भी 2021 में आया हुआ था। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये सारे सवाल जो हैं, नए कुछ सवाल ऐड नहीं किया। पुराना इनके पास हम्म। क्या है, एक डिजिटल बॉक्स है। डिजिटल बॉक्स में कुछ हम्म। क्वेश्चंस डले हुए हैं, उनको गुड़गुड़ी पट्टी टाइप कैसे घुमाते हैं और वही सवाल जो है आने लग जाते हैं क्लरिकल टू ऑफिसर में। और जो हायर स्केल में जो है पॉलिसी रिलेटेड, वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ता है। तो ये सवाल तो हूबहू आ गए। और मैं तो बोलता हूँ आने वाले 11 अक्टूबर को भी यही सारे सवाल आएंगे, कम से कम 20 एक सवाल तो सेम टू सेम आएंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट? डिमांड प्रोमिसरी नोट बताइए। 3 ईयर। 3 इयर्स सर, 3 इयर्स। 3 years। 3 years। अभी पहले सेशन करवाया था आपका ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पे, है ना? हम्म। हम्म। तो किस दिन से 3 ईयर होता है ये डिमांड प्रोमिसरी नोट में? जिस दिन से डिमांड किया डीपीएम जाए से। सर। सैंक्शन। नहीं, डिमांड प्रोमिसरी नोट वो जो जिस दिन से डिमांड किया जाता है वो डिमांड लोन होता है, ये डिमांड वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। सर, डीपीएम वो से जितने दिन जब बना था उसी टाइम जिस से 3 साल। हाँ, जिस दिन से वो लिखी जाती है ना, जिस दिन से लिखी लिखा जाती है। जाता है, हाँ सर। तो डिमांड प्रोमिसरी नोट जिस दिन से लिखी जाती है, तो आपने देखे होगे आपके ब्रांच में डीपी नोट रहता है ना, डिमांड प्रोमिसरी नोट लिखते हो तो वो जिस तारीख को लिखी रहती है उसके 3 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर नया डिमांड प्रोमिसरी नोट लेते हैं। तो द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। What is the charge is to be created on the immovable property in case of security taken for the बैंक फाइनेंस? बैंक फाइनेंस के मॉर्गेज। हैं। मॉर्गेज। मोर और मॉर्गेज। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमें से कोई प्रॉपर्टी है, कौन सा पसंद आ रहा है मनोज जी? है ना, अब तो यहाँ फाइनेंस लेना पड़ेगा अब तो, है ना? तो ये देखो ऐसे ऐसे घर है, तो ऐसा मकान तो हम लोग इतने सारे हाउसिंग लोन करते हैं, तो एक सम्मानजनक तरीके से घर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बैंक बहुत सारी फैसिलिटी देता है आपको, कम इंटरेस्ट में आपको हाउसिंग लोन मिलता है, स्टाफ हाउसिंग लोन, कि कम से कम समाज में रहें तो आपको कोई कमी का एहसास ना हो, एक मानसिक लेवल आपका अच्छा रहे, इसलिए आपको एक घर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे आसान सा सवाल था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? मॉर्गेज होगा। है ना? फिर मॉर्गेज भी अलग अलग होते हैं, सिंपल मॉर्गेज, यूसुफुक्ट्री मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशन से कंडीशन सेल रहता है। फिर रेट आपका अलग अलग टाइप के मॉर्गेज होते हैं, फिर इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है। लेकिन वो सारा सवाल हायर स्केल में पूछता है, क्लरिकल टू ऑफिसर में सीधा पूछता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सा चार्ज लगेगा। एक जहाज होता है, जहाज पानी में चलता है, अगर वो उस पर लोन दिए हैं तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होता है जहाज पर? अच्छी ये जो लागी हाइपोथिकेशन। एप्लीकेशन होगा, क्योंकि वो मूव मूव वहाँ करता रहता है। वहाँ भी मॉर्गेज ही होता है। मॉर्गेज होगा सर। मॉर्गेज होगा। हम्म और बहुमत तो हाइपोथिकेशन बोल रहा है, जो जैसे में तो हाइपोथिकेशन होगा सर। उत्तर प्रदेश की सरकार तो जीत जाएगी बहुमत में, है ना? है, ऐसे तो योगी सरकार जीती जा रही है बहुमत में, तो भी जीत जाएगी। लेकिन जहाज में जो चार्ज क्रिएट होता है वो मॉर्गेज होता है, क्योंकि जहाज भी उसको मूवेबल जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा, लैंड से भी बड़ा, इतना बड़ा होता है ना कि उसको कहीं इतना ज़्यादा छुपा के नहीं किया जा सकता, उसमें मॉर्गेज ही होता है चार्ज। तो ये समझ लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें जो है डेविएशंस होते हैं। जहाज पर जो चार्ज क्रिएट होगा सीप पर, वो हाइपोथिकेशन नहीं होगा, वो मॉर्गेज ही। जहाज पर सरफेसिएट भी तो नहीं लगता है सर। हाँ, वो नहीं होगा, लेकिन मॉर्गेज उस पे
जो बंधन दर्ज होगा ना वो मॉर्गेज ही होगा। चार्ज जो दर्ज होगा मॉर्गेज ही होगा, ठीक है। वो जब मॉर्गेज वाली सेशंस या इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने उसे डिटेल बताया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन की मीनिंग बताइए क्या है? आसान सा सवाल पूछ दिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? तो फाइनेंशियल फिर इंक्लूजन तो वही बहुत से लोगों के पास इसकी सुविधा पहुंच जानी जो चाहिए, सर लार्ज। हाँ, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी गतिविधि है जिससे कि हम वित्तीय समावेशन लाना चाहते हैं। समावेशन का मतलब है कि सभी लोगों को समान तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज सरल तरीके से मिल पाए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और सुटेबल जो फाइनेंशियल सर्विसेज मिल पाए, ताकि उनकी आवश्यकताओं के लिए वो फाइनेंशियल सुविधाएं मिल पाएं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स एवरीवन, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस हैज access to a range of affordable, responsible and suitable financial services to meet their needs। कि गरीब हो, अमीर हो, बिजनेस हो, भारत में रहने वाले आखिरी दरवाजे के आखिरी घर के आखिरी दरवाजे के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं सरल, सुलभ और सस्ते दरों पर बैंकिंग सुविधाएं मिल पाए, और उसका भी राष्ट्र के योगदान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत हो पाए। इसी पूरी प्रक्रिया को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और वो आत्मनिर्भर बने, आजीविका के संसाधन का उपयोग करे, या सरकार द्वारा जितने चलाए जा रहे हैं फाइनेंशियल गतिविधियां उसमें सीधा लाभ मिल पाए, तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, जो अभी आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन आज तैयार कर पाया। अगले 40 क्वेश्चन, हालांकि मेरे पास पूरे 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आ गए हैं, मतलब अभी सारे 60 क्वेश्चन आ गए हैं। तो कल एक सेशन रखेंगे। कल, आज चूंकि सोमवार था तो थोड़ा लेट हो गया आने जाने में और ये बहुत सारी चीज़ों में, तो कल हम 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आप लोग तैयार हैं कल 40 क्वेश्चन सुनने के लिए बाकी? यस, यस जी सर। जी सर, सर। जी तो सर। कल जी हम सर। थोड़ा जल्दी सेशन रख लेंगे 10 बजे, है ना? तो 1 घंटे में हम लोग 40 क्वेश्चन साझा कर देंगे। आज के क्वेश्चन है, जैसे कुछ कठिन क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे सरल आए हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन से भी सवाल आया है, तो मैं आपको एक टाइप हल्का सा बता देता हूँ। क्वेश्चंस तो हम लोग कल डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो जैसे कि ऑडिट से रिलेटेड सवाल पूछा गया, लीगल ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट। हम्म। फिर उसके बाद जो है आपको डेप्रिसिएशन से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। फिर एनपीए मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। फिर उसके बाद जो है कैसे पूछेगा? आरटीआई से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। फिर उसके बाद लिव इनकेसमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। फिर उसके बाद जो है आपका एक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, है ना? इंसेंटिव से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। तो ऐसा मतलब चेक कलेक्शन पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, चेक कलेक्शन पॉलिसी से। तो ऐसा नहीं है कि सारे किस्म के सवाल, केवाईसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। फिर आपका प्रीमाइसेस पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। किसान गोल्ड कार्ड से जुड़ा हुआ सवाल, गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। तो हम लोग कल उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल। जो है 40 क्वेश्चन कल हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। 40 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारे साथी जो हैं वो अपना अपना नंबर भी देख लेंगे कि हम उनको कितना नंबर मिल रहा है। थोड़ा हिंदी के बारे में बता दीजिए, तो फिर हम लोग 2-3 मिनट में सेशन कंक्लूड करेंगे। जरा मनोज जी, आप बताइए हिंदी का क्वेश्चंस पैटर्न कैसा था, क्या था, या क्या मैं सर आप लगा? क्वेश्चन तो सर आसान थे, लेकिन वही था कि मैं वो करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए एक तरीके से इस तरह का हाँ। पेपर बनाया गया था। तो उसमें थोड़ा समय लग गया उसको सोल्व करने में। सबसे ज्यादा समय तो उसमें लगा सर, जो कि वाक्य को पूरा करके बनाइए, ABCD दे रखे थे अलग हाँ अलग, सर, उनको उनमें जोड़ने से में। 500 सब 500 एक जैसे वो हाँ तो उसमें रीअरेंज तो करने होते जो। 3 मिनट या 2 मिनट का समय लगा उसमें, आराम से 3 मिनट का समय लगा रीअरेंजमेंट था था। क्या? रीअरेंजमेंट था क्या? हाँ हाँ, रीअरेंजमेंट था वो। रीअरेंजमेंट उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था। रीअरेंजमेंट वो उस तरह से बना रखे थे कि गलती होने के चांसेस ज्यादा थे, कि वाक्य बीच से शुरू हो रहा है और एंड उस पे हो रहा है, जिस जैसे कि जो स्टार्टिंग जहां से होती है वाक्य की, एंड उस पे हो रहा था। ऐसा रीअरेंजमेंट क्वेश्चन। में करें कि पहला वाक दिया था कि शुरू मतलब कोई नहीं दिया था, ए वाला बीच से दिया था। वाक्य दे रखा था, बीच से वाक्य शुरू होके एंड तक हो रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि जो एंड वाला वाक्य वो पहले आएगा, पहले लेकिन जब आएगा। उसको अरेंज कर रहे थे ना, तो पता चल गया उसको। ऑप्शन से अरेंज किया गया था मेनली, तो वैसे अच्छा, अरेंज हो ही नहीं रहा था, अनसिन ऑप्शन से अनसिन अरेंज हुआ। अनसिन पैसेज कैसा था? अनसिन पैसेज अनसीन हाँ, पैसेज तो ठीक था सर, इतना वो खास भी नहीं ज्यादा। था। एक डाकिए का मेन आया ये था तो एक, जो रीअरेंजमेंट था ना। फिल इन द ब्लैंक्स रीअरेंजमेंट था। ये वो इजी था।
हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स था जो डाकिए का आया था सर, बहुत आसान था वो तो, डाकिए वाला। ये हाँ, डाकिया था, राम खिलावन डाकिया था, नाम राम राम खिलावन। लखन, राम लखन। राम, हाँ राम लखन था वो। अच्छा, और ये एक अर्थव्यवस्था पर आया था जो, वो क्या था? वो अर्थव्यवस्था पर आया था ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर। वो पे हाँ सर, इसका वो थोड़ा नहीं, ठीक तो वो था सर थोड़ा, आंसर बेसिस था ना वो, वो टाइम पढ़ के कंज्यूमिंग उसका था वो। आंसर में बस बड़ा था तो, उसमें लेकिन इजी था। मेन जो उसमें सर, रीअरेंजमेंट था ना सर, जो उसका जो पहला पांच क्वेश्चन था क्वेश्चन। ना सर, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। उसमें ये लिख रखा था जो आखिरी तबके का जो व्यक्ति है हम्म। उसको कैसे करना, उसमें उसकी बात तो वो कृषक के बारे में कर रहा था, कृषि उसके बारे में कि आखिरी है, और उसमें ऑप्शन में अर्थव्यवस्था। एक वंचित वंचित वर्ग के भी दे रखा था एक ऑप्शन। तो इसमें कंफ्यूजन था कृषि का लगाएं कि वंचित वर्ग का लगाएं, उसे वंचित वर्ग का कहीं नाम नहीं था। अच्छा। तो इसमें हाँ लगाया तो वंचित ही वर्ग है, क्योंकि आखिरी तो वही होता है हमारा। ठीक है, लेकिन उसका ना उसका हो नहीं रहा था कहीं पे। हम्म। तो उसमें ऐसा लग रहा था कहीं आईबीपीएस ने अब कैसे अपने हिसाब से बनाया हो आंसर उसका। और और जो 5 क्वेश्चन मिक्स वाले थे, तो उनमें क्या मतलब सब्जेक्ट क्या था, जैसे समास या फिर संधि या फिर और कोई टॉपिक? मिक्स वाले 5 क्वेश्चन सर ने बताया कि मिक्स भी थे। वो तो सिंपल, तीन चार तो सिंपल थे वो तो समानार्थी ज्यादा, सब थे। नहीं नहीं, मैं ये शरणार्थी बोल थे। रहा हूँ कि एक तो मेरे एक आज। ऑप्शन ऐसा, सब। एक एक पेपर एक क्वेश्चन ऐसा आया था उसका ना अपने को, वो अपना एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही है, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक तो उसका विगन ऑप्शन था, और भी दो तीन थे। तो उसका शायद आंसर विगन ही था, विगन का कोई प्लूरल नहीं होता, अच्छा। ऐसा कुछ था। हाँ, वो एक वचन बहुवचन वाले सवाल पूछे। हम्म। अच्छा, हाँ, मुहावरे से जो कभी आए संबंधित थे क्या क्या? और होगा? और जैसे एक एक क्वेश्चन ये पूछा भी था, था, जैसे सुख और एक दुख, कुछ, दिन और रात, तो हाँ ऐसा एक इन जोड़ा कौन सा दो है नहीं। साग सब्जी था एक तो उसमें ऑप्शन था। ओके। हाँ, साग सब्जी। और एक एक उसमें ये था कि जो अपना रोज का कोप कोप का पर्यायवाची क्या होगा। हाँ जी। ठीक अच्छा। है, तो उसमें एक रोष ऑप्शन था। तो गुस्सा, कोप, रोष ये उसी के पर्यायवाची हैं सारे। तो वो था उसका आंसर। ये थे सर क्वेश्चन। तो अगर समरी बताएं तो हम्म 10 क्वेश्चन जो है अनसीन पेसेज से आया था। 10 क्वेश्चन जो है हम्म शब्द का वो शुद्ध अशुद्ध वाला जो आप रीअरेंजमेंट वाला हम्म बोल रहे हैं, वो 10 था। फिर हम्म 10 पर्यायवाची, फिलिंग ब्लैंक थे। विलोमार्थी, पर्यायवाची, ये सब, और एक वचन बहुवचन, ये 10 थे। तो ये 30 हो गए, है ना? दस और 10 फिलिंग ब्लैंक थे। फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो 5 थे, और दस 5 ये दस 10 थे दस सर, दस 10 थे, तो ये 10 थे फिल 40। इन द ब्लैंक्स। हाँ, अच्छा, उसमें कितना समय लग रहा था, मतलब हिंदी में, फिल मतलब? फिल इन द ब्लैंक्स में तो टाइम नहीं लगा सर। और अच्छा। ये बस जो मेन था वो तो यही था, एक तो गद्यांश था पहला, ठीक हम्म। है जो था और एक मेन, रीअरेंजमेंट। और एक ही रीअरेंजमेंट था, इसी में समय लगा हम्म। ज्यादा। और तो सब आसान था। और तो देखते ही या तो आंसर ठीक हो रहा था, नहीं आ रहा था तो फिर तुक्का ही मारो। ऐसा था। ये ये जो 10 क्वेश्चन थे, शुद्ध अशुद्ध था कि रीअरेंजमेंट था? सुधा सुधा सुध के भी थे 5 क्वेश्चन। शुद्ध शुद्ध अशुद्ध के शुद्ध। भी थे एक होता है उसमें। एक होता है रीअरेंजमेंट, मतलब एक सेंटेंस लिखा रहता है, उसका रीअरेंज करिए, मतलब सही अरेंजमेंट कर दीजिए हाँ, पहला। उसको चार चार पार्ट में तोड़ के उसको ना अलग हाँ अलग लिख हाँ दिया है, और उसको हाँ। अरेंज करना है। और एक आया था कि एक लाइन में चारों, कि यह हमारी मातृभाषा है, तो हमारी में क्या, एक नंबर हमारी कर दिया, 2 नंबर मातृभाषा कर दिया, 3 नंबर वो कर दिया, तो ये चार में से कौन सा गलत है ये बताना था। उसको ठीक डार्क ठीक मार्क ये कर रखा था। तो ठीक हिंदी ठीक, की ये सुना। तैयारी कैसे, मतलब कोई किताब विताब खरीदे थे आप? हिंदी के लिए क्या होता है ना कि नहीं सर, उसमें किताब ऐसा तो नहीं सर, किताब मेरे पास है ना, 10th क्लास की पढ़ी थी, 10th और 11th की, तो थोड़ा सा उसमें पढ़ लिया था। तो मार्केट उससे हो गया था क्लियर। मार्केट में मैं भी ढूंढता रहता हूँ हिंदी के लिए, ऐसा जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए ना, ऐसे किताब मिलते नहीं है उसका ना, पुराने हम्म आप पढ़े हैं 6th लेवल 7th लेवल में, उसी। बाकी स्टैंडर्ड उसका 10th से बिलो ही था, ज्यादा इतना हार्ड नहीं था हाँ अगर किसी हाँ ने देखा। पढ़ा हो। और हाँ सिंपल से लेकिन, इसकी प्रैक्टिस, आईबीपीएस के जो पेपर होते हैं ना हिंदी के, हम्म वो वो सॉल्व करते रहो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म। और वो सबसे दूसरा अच्छा क्या है, रहेगा। थोड़ा सा समय लेके उसको वहीं समझ के, वहीं थोड़ा देख के और भाव जान के उसको आंसर देना। बस मेन तो यही पढ़ लेना कि ये जो एक वचन और बहुवचन वाले शब्द, इनमें आएगी दिक्कत, कि इनमें पता नहीं लगता वहां की यार ये इसका क्या बहुवचन है वो या सिंगल है। वोकेबुलरी होता है ना, वोकेबुलरी हम्म ऐड होना, हम लोग क्या हिंदी बोल तो रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं। हम्म तो हमारे पास वर्ड जो है आता नहीं है, वोकेबुलरी ऐड नहीं हम्म होता है कि कहीं कहीं नया वर्ड आ गया है, बाधा जाने विघन आ हाँ गया। सर, एक विगन था, एक सामंजस्य था, शायद सामंजस्य उसमें ऑप्शन और था।
विघन और मतलब बाधा हो एक गई। एक चीज हम्म। पूछना था सर कि पैसेज जो थे ज्यादा मतलब लंबे थे, 15 लाइन 10 लाइन, या फिर उनमें सेंटेंस बड़े बड़े थे क्या? हाँ बड़े बड़े थे उसमें। था तो लंबा हो, कम से कम 15 एक लाइन्स का तो था, 15-20 लाइन का। हम्म। चलो बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के ऐसा मतलब हिंदी का तजुर्बा सर था। जो इसने जिसने अगर हिंदी निकाल ली होगी ना सही से, वो हम्म। नंबर ले जाएगा, क्योंकि हिंदी मेन कंज्यूमिंग थी। और जिसने जल्दबाजी में लगाया होगा, हिंदी उसका मार्क्स डाउन कर देगी। ओके। तो हम्म। एक बात है, आज सेशन ही समाप्त करते हैं एक अच्छे भाव के साथ कि मंजिलें क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फिर फासला क्या। क्योंकि आप लोग हौसला दिए हो इन सवालों से, तो हमारे साथी जो कल आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन होगा उसके लिए उनको हौसला आएगा। क्योंकि आप लोगों ने अपने सवालों के साथ हौसला दिया है। तो ये जो समंदर के बीच में पुल देख रहे हैं ना मनोज जी, अजहर जी, जी जी जी। ये पुल यस बना सर, दिया यस आपने, सर। है ना, सवालों का नहीं पुल। सर, मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप ज्यादा गहराई में मत जाओ, आप बेसिक न्यूमेरिक पे आप उसको करो। हाउस लोन में क्या है, टर्म बस देखनी है कि कितने साल का है, क्या टाइम पीरियड है, ज्यादा कुछ नहीं घुसना हाउस लोन में या और किसी चीज में। आप हाँ बस तो लाइन टू। मैं बताता भी हूँ ना सेशन में कि आप क्या क्या जी चीजें सर। देखो, है ना। हाँ आप हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट आप चीजें। ज्यादा अंदर घुसोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे हम्म। और वो मेन पॉइंट भूल जाओगे। ठीक। बस एक तो इसकी रीपेमेंट मार्जिन, और वो हम्म। देख लो किसी चीज की, बस ज्यादा नहीं देखनी बस। है। एक स्टाफ वेलफेयर से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं हर पेपर में, स्टाफ वेलफेयर पे भी गौर गौर कर लेना सर। हम्म। ओके। बहुत बढ़िया। तो आप सभी साथी सवाल साझा किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसको हम लोग कल भी चर्चा करेंगे। 40 सवाल और बचे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, और कल हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फिर स्केल 1 से 2 भी है, उसको किसी दिन कर लेंगे। ये सवाल जो हैं हमारे लिए एक दिशा दिखाते हैं, और हमें आगे क्या तैयारी करना है उसका जो है रास्ता मिलता है। तो आप सभी इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। रात हो चुकी है, थोड़ा विश्राम करिए। जब भी विश्राम करने जाते हैं तो उसके पहले थोड़ी 5 मिनट की आप मनन चिंतन प्रार्थना कर लीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है वो जो है उसको रिलीज कर लीजिए। तो आपके जो नींद है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब हम घर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी चीज़ें हमारे साथ चिपक जाती हैं। तो आपको रिलीज करना सीखिए। रिलीज कैसे किया जाता है कि आप सच्चे मन से अपने जो भी इष्ट देवता है उसको याद करिए, और वो सारी चीज़ें उनको दे दीजिए, है ना। उनको मन से सोच के रिलीज कर दीजिए। और आंखें बंद करके रखिए और अलग एनर्जी का इस्तेमाल करिए। और जो आपको जीवन में पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव संदेश देता है, पॉजिटिव कॉल देता है, सकारात्मक चीजें देता है, उसको अपने पास रखिए। आप देखिएगा आपकी नेगेटिविटी वैसे भी चली जाएगी। क्योंकि आपके पास एक बर्तन है मन में, और वो बर्तन में अगर आप पॉजिटिव चीजें भरे रहेंगे तो नेगेटिव चीजें आ ही नहीं सकती है। तो इसी तरह सीखते रहिए, और आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगा। क्योंकि अभी ये जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के साथी कॉन्फिडेंस दिखाए हैं, ये सवाल थोड़े इजी आए थे। लेकिन फिर भी एक और अच्छी चीज़ कर सकते हैं आप, इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। इंटरव्यू में अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें भी नंबर थोड़े अच्छे आ जाएंगे, तो फिर कंपटीशन तैयार होगा। सर एक चीज और था, ये मुहावरे आए थे क्या, मुहावरे? नहीं, मुहावरे लोकोक्ति एक नहीं, भी नहीं आया था। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति एक भी नहीं आया था। मुहावरे तो लोगों को नहीं आया था कोई भी। तो अभी समझ लीजिए कि थोड़ा एग्जाम का लहजा थोड़ा बदला है, लेकिन हम इसके लिए कठिन के लिए भी तैयारी रखेंगे, तब चीज़ें सरल लगेंगी। अब पता चला इनका सरल आया, अगला एग्जाम कठिन आ गया, तो इसलिए हम कठिन के लिए तैयारी करेंगे, तो चीज़ें सरल लगेंगी नहीं। तुम्हारे हमरा घर से निकलूं, सुना है मौसम बदल रहे हैं, हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं, वो अपना लहजा बदल रहा है, हम अपना रास्ता बदल रहे हैं, हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। तो आप सोचो, जैसा लहजा बदलेगा वैसा रास्ता बदलेंगे, जैसा एग्ज़ाम बदलेगा वैसी तैयारी बदलेंगे। लेकिन हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर एग्जामिनेशन में निर्णय क्या लेना है वो अलग होगा। आप सभी सीखने के लिए आते रहिए।
मैं ऐसे ही आपको सिखाते रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने की ज़रूरत है। हिंदी के लिए थोड़ा कुछ स्पेशल आपके लिए तैयारी करने के लिए सोच रहा हूँ। आने वाले दिनों में इसके सेशन मिलेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।